हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वीडियो आप तभी देख रहे होंगे अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री को चूज़ करा है। केमिस्ट्री को चूज़ करा होगा देन आप लोगों ने दो स्ट्रीम्स ली होंगी, या तो ली होगी मेडिकल, ठीक है ना, या तो ली होगी मेडिकल और नॉन मेडिकल। ओके, या तो ली होगी मेडिकल या तो ली होगी नॉन मेडिकल। अगर आप लोगों ने मेडिकल लिया होगा तो देन आप लोगों के सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं। बाकियों की मैं बात नहीं करूँगा, लैंग्वेज वाला तो होता ही है, ठीक है ना। नॉन मेडिकल लिया होगा देन आपका होगा सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये चूज़ करने के बंदों के रीज़न्स क्या होते हैं। ये रीज़न्स कौन से ऐसे रीज़न है कि ये बंदे मेडिकल लेते हैं और नॉन मेडिकल लेते हैं, जो हम ये वाली चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। तो मेडिकल बंदे क्यों लेते हैं? मेडिकल बंदे तभी लेते हैं कि इसमें भी मैंने बंदों को तीन किस्म में बांटा है, थ्री टाइप के बंदे होते हैं। एक तो वो बंदे, ठीक है ना, एक तो वो बंदे जिनके मार्क्स क्या आते हैं, फर्स्ट किस्म के वो बंदे हैं जिनके क्या होते हैं, मार्क्स बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं, मार्क्स बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है ना। ठीक ठाक कोई 90% तक आ जाती है तो बंदा सोचता है कि मेरे को मेडिकल या नॉन मेडिकल लेना है, ठीक है ना। मेडिकल लेना है या तो नॉन मेडिकल लेना है। मार्क्स बंदे के ज़्यादा आ जाते हैं, वो बंदा बोलता है कि मेरे को या तो लेना है मेडिकल या तो नॉन मेडिकल। अगर मैंने आर्ट्स ले लिया तो मेरी क्या हो जाएगी, मेरी थोड़ी रेपुटेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये वाली बंदों की थोड़ी सोच होती है, बट ये गलत है, ठीक है ना। ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर बंदों के मार्क्स आए हैं, वो क्या कर लें, अगर आर्ट्स और कॉमर्स ले लें तो उधर ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट अभी फिर है सोच बंदों की, ठीक है ना। जैसे हमारी जो ये वाली सोसाइटी है, जो कि सेमी अर्बन इलाके होते हैं, इधर बंदों की मेंटालिटी होती है कि अगर मार्क्स ज़्यादा आ जाएं तो आप क्या पढ़ो, मेडिकल पढ़ो या नॉन मेडिकल पढ़ो, ठीक है ना। तो ये वाले बंदे फर्स्ट किस्म के ये वाले बंदे हैं, ठीक है ना, जिनके मार्क्स ज़्यादा आ गए हैं। मार्क्स के बेसिस पे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को मेडिकल लेना है या नॉन मेडिकल लेना है। सेकंड किस्म के वो आदमी हैं जो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, ठीक है ना। फ्रेंड्स को देखते हैं कि हाँ भाई मेरा दोस्त इस स्ट्रीम में चला गया, मेरा दोस्त इस स्ट्रीम में चला गया, तो मैं क्यों नहीं जाऊँ, मैंने भी नॉन मेडिकल लेना है और मेडिकल लेना है, ठीक है ना। चाहे पढ़ा जाए कुछ या नहीं पढ़ा जाए, बट बंदा सोचता है कि हाँ भाई मेरा दोस्त इधर है, दोस्ती तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस टाइम तो दोस्ती भी बड़ी ठीक ठाक होती है बंदों की, ठीक है ना। तो बंदे बोलते हैं कि बाकी कुछ रहे ना रहे पर दोस्त रहना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्त को वो बंदे छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये वाले सेकंड किस्म के ये वाले बंदे हो गए। और थर्ड किस्म के बंदे हो गए जो कि सबसे कम प्रतिशत होते हैं, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा इनकी परसेंटेज क्या होती है। मेरी ऐसे हाइपोथेटिकल ऐसे सोच है मेरी, ठीक है ना, मेरे को लगता है ऐसे। थर्ड किस्म के वो बंदे होते हैं जो कि क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं पढ़ाई के लिए। उनकी पहले से ड्रीम होती है कि मेरे को क्या बनना है, डॉक्टर बनना है या तो क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो ये वाले थर्ड किस्म के बंदे होते हैं, ठीक है ना। तो मैं इनकी परसेंटेज बता देता हूँ। देखो, जो फर्स्ट और सेकंड किस्म के बंदे हैं ना, ये क्लास में होते हैं कोई 95%। 95% यही वाले बंदे होते हैं जिनके क्या होते हैं, मार्क्स ज़्यादा होते हैं और मार्क्स के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि मेरे को मेडिकल या नॉन मेडिकल पढ़ना है, ठीक है ना। देन फ्रेंड्स वाले भी यही, जो अपने दोस्तों को देख के जाते हैं ये वाली स्ट्रीम्स लेने, ठीक है ना। तो ये वाले बंदे हो गए। बट जो सीरियस बंदे हैं उन्होंने सोच लिया है कि भाई मेरे को क्या बनना है, या तो बनना है, मैंने मेडिकल लेना है तो मेरे को डॉक्टर बनना है, ठीक है ना। और दूसरे होते हैं कि जिन्होंने नॉन मेडिकल लिया, वो बोलते हैं मेरे को इंजीनियर बनना है और अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करके मेरे को ठीक ठाक पैसा कमाना है, ठीक है ना, और अपने लोगों को सर्व करना है। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। पैसा कमाना तो सबकी एम होती है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ थर्ड किस्म के बंदे हैं। ये होते हैं कोई 4-5%, कोई 5% बंदे होते हैं थर्ड किस्म के, ठीक है ना। थर्ड जो कैटेगरी के बंदे हैं वो कोई होते हैं 5% बंदे, ठीक है ना। और जो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए। कौन से थर्ड किस्म के जो बंदे हैं वो क्या होते हैं, सीरियस होते हैं, या तो डॉक्टर बनने के लिए या तो इंजीनियर। तो ये वाले बंदे हो गए, ठीक है ना। तो मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, सोचा उन्होंने भी होता है। देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सोचा जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के बंदे हैं उन्होंने भी सोचा है, ए और बी वाले 95% ने, ठीक है ना, कि मेरे को डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, ठीक है ना। सोचा इन्होंने भी होता है, बट क्या होता है,
कि ये उस तरीके से मेहनत नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, बिकॉज इनकी सोच थोड़ी अलग होती है। बट जो बंदे पहले से सोच के आए होते हैं कि मेरे को इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, तो वो बंदे कामयाब हो जाते हैं। वो इसी टाइम पे मेहनत क्या करते हैं, करना स्टार्ट हो जाते हैं इसी टाइम पे मेहनत, सही गाइडेंस से। वो जो टीचर बोलता है उनकी बातें मान के, उनको टीचर को पूछ के कि मेरे को इंजीनियर और डॉक्टर बनना है तो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे मेहनत करनी पड़ेगी, तो उनको पूछ के वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। 12वीं में सक्सेसफुल नहीं होंगे, ठीक है ना, तो क्या पता है 1 साल ड्रॉप करके सक्सेसफुल हो जाए। मैक्सिमम केसेस में ये 12वीं के बाद ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट क्या होता है, कोई बंदे मतलब सारे नहीं हो पाते, तो क्या करते हैं कि थोड़ा क्या पता है एक साल ड्रॉप करके वो सक्सेसफुल हो जाए। और ए और बी कैटेगरी के बंदे हैं ना, जो अगर इनको डॉक्टर और इंजीनियर, कोई आधे बंदे हैं जिनको सपना आ जाता है कि 12वीं के बाद कि मेरे को डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, तो ये उस टाइम फिर मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। तो इनको 2 या 3 साल 12वीं के बाद लग जाते हैं, ठीक है ना, 2 और 3 साल लग जाते हैं इनको क्या, उस डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए। बिकॉज इनका पेपर थोड़ा टफ होता है, तो इसके लिए ठीक ठाक मेहनत की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम वो मेहनत स्टार्ट करते हैं 12वीं के बाद। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। तो ये वाला आपको देख लिए, खुद डिसाइड करिए अपने करियर के, ज़िंदगी के 2-3 साल बाद में वेस्ट करने हैं या तो अभी से मेहनत स्टार्ट करनी है, ये आपको चूज़ करना है, ठीक है ना। आपको 12वीं के बाद मेहनत स्टार्ट करनी है या तो क्या 10वीं के बाद। 10वीं के बाद बेटा अगर आप मेहनत स्टार्ट कर दोगे तो बेटा आपके 2-3 साल सेव हो जाएंगे। तो आपने 2-3 साल पहले डॉक्टर बन जाना है, इंजीनियर बन जाना है, और आपने अपनी कंट्री को सर्व करने लग पड़ना है और अच्छा पैसा भी कमा लेना है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, जितना लेट होगा उतना आपके लिए ठीक नहीं है, उतना आप अपने घर वालों के लिए बर्डन बन जाओगे, ठीक है ना। उन्होंने बोलना है कि हाँ भाई अभी भी ड्रॉप करे, अभी भी इसका क्लियर नहीं हो, तो ये वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर जो बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है ना, जो बंदा डॉक्टर बनना चाहता है और जो बंदा इंजीनियर बनना चाहता है, ठीक है ना, बेटा उसको केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी दोनों केसेस में, ठीक है ना। अगर उसको डॉक्टर बनना होगा तब भी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, और अगर उसको इंजीनियर बनना होगा तब भी उसको केमिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी। तो और क्लास 11th तो 12th और पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है ना, ये भी तो पास करनी है, और ये एक्स्ट्रा है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा दम लगाना है, किसके लिए, डॉक्टर और इंजीनियर के लिए, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर के लिए कौन सा एग्ज़ाम होता है। अगर आप लोगों को डॉक्टर बनना है देन आप लोगों के लिए एक एग्ज़ाम होता है ऑल इंडिया लेवल का, पूरा इंडिया कम्पीट करता है उसके लिए, वो होता है नीट का एग्ज़ाम, ठीक है ना। अगर आपको इंजीनियर बनना है अच्छे कॉलेज से, ऐसे वो वाला इंजीनियर मत बन जाना कि हाँ भाई जो बेकार से कॉलेज से करके आए तो भाई प्लेसमेंट नहीं हुई, इंजीनियर नहीं बन पाए और खज्जल हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा इंजीनियर आपको नहीं बनना। आपको क्या करना है, IIT JEE का एग्ज़ाम होता है, बहुत ही इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है, ठीक है ना, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। तो ये वाला आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि बेटा ये बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, सब कुछ भूलना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने आगे पीछे दोस्त वगैरह जितने भी हैं उन सभी को आप लोगों को भूलना पड़ेगा। बेटा ये बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है। नीट कंपैरेटिवली थोड़ा JEE से थोड़ा इतना टफ नहीं है, ये थोड़ा आसान एग्जाम है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी आपको केमिस्ट्री पढ़ने की पड़ेगी, इसके लिए भी आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ था, और आपको 11वीं 12वीं तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये वाली मैं चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर देखिए ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बंदों को नहीं पता होती, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको केमिस्ट्री का बता पाऊंगा, ठीक है ना। बाकी आप फिजिक्स और मैथ और बायो के आप उनके जो रिस्पेक्टिव टीचर्स होंगे उनसे पूछ सकते हो केमिस्ट्री का, बट मेरे को पता है तो मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको 11वीं और 12वीं, ठीक है ना, 11वीं 12वीं की केमिस्ट्री और नीट और JEE की केमिस्ट्री अगर साथ साथ पढ़नी पड़ेगी तो कैसे पढ़नी है, ठीक है ना। तो आपको कैसे तैयारी करनी है, 11वीं 12वीं की आपके अच्छे नंबर आ जाएं और आपका नीट और JEE भी क्लियर हो जाए। सिर्फ बेटा मैं केमिस्ट्री का बता पाऊंगा, ठीक है ना। बाकी आप उसके रिस्पेक्टिव टीचर से पूछ सकते हो, सॉरी मैं वो चीज़ नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना, बिकॉज उनको जो उसका रिस्पेक्टिव एक्सपर्ट होगा तो आप उसको पूछोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएगा, ठीक है ना। तो बट केमिस्ट्री का मैंने केमिस्ट्री को पढ़ते हुए 7-8 साल हो गए हैं, ठीक है ना, 7-8 साल हो गए, तो मेरे को ये चीज़ पता है कि केमिस्ट्री एग्ज़ाम केमिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको केमिस्ट्री का ही गाइड कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बेटा अगर आप लोगों ने सोचा है कि 11वीं 12वीं और 11वीं 12वीं तो देना ही पड़ेगा और JEE का एक साथ तैयारी हो जाए और 11th और 12th, तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, जो मैं आपको 11वीं 12वीं का पढ़ाऊँगा ना, 11वीं 12वीं का उसको सीरियसली पढ़ना है। ये है आपका 50% आपकी मेहनत हो गई
जब आप लोगों ने ये वाली चीज़ कर ली, ठीक है ना। 50%, 11वीं 12वीं का अगर आपने पढ़ लिया तो ये हो गई 50% मेहनत। और जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ना, बाकी टीचर्स का मेरे को नहीं पता, जैसे मैं पढ़ाऊंगा ना तो 50% आपकी कार्रवाई हो गई, ठीक है ना। बिकॉज मैं आपको जो इसके लिए बुक्स चाहिए होती हैं वो सारा मटीरियल मैं उधर से ही आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, तो वो वाली चीज़ होती है एनसीईआरटी। तो मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें एनसीईआरटी की कोई भी चीज़ आप लोगों को, जैसे कोई भी अगर जिन्होंने डॉक्टर और इंजीनियर बने होंगे तो उनको पूछ लेना कि एनसीईआरटी की क्या अहमियत है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनकी, आप पूछ सकते हो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप उनको पूछ सकते हो कि एनसीईआरटी की क्या अहमियत है, ठीक है ना। जो आपके बड़े भाई बहन, ठीक है ना, जो आपके ब्रदर सिस्टर जितने बड़े बड़े हैं, उनको आप पूछ सकते हो कि एनसीईआरटी की क्या अहमियत है, खासकर केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की क्या अहमियत है इसमें, जेईई और नीट में, ठीक है ना। तो मैं आपको जो चीज़ पढ़ाऊंगा 11वीं 12वीं में, आपका 11वीं 12वीं का बोर्ड भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से, अच्छे मार्क्स से, और क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी भी आपकी पूरी कवर हो जाएंगे। और जब मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर मैं क्या करूँगा कि एनसीईआरटी को लूँगा, एनसीईआरटी को लूँगा और दिखाऊंगा आपको कि हाँ भाई ये चीज़ कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। तो उधर से दिखाऊंगा कि हाँ भाई ये क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। तो पूरे एक एक टॉपिक, एक एक लाइन जो होगी एनसीईआरटी की वो हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। और बेटा इसके लिए अभी देखिए ये वाली चीज़ है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो, तो बेटा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको क्या करने हैं, पता होना चाहिए कि इसके जैसे पहले आपने जो मैंने चीज़ करवा ली 50%, वो आपका काम हो गया जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है ना। बिकॉज मैं वो चीज़ें आपको नीट और जेईई लेवल की चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बिकॉज अगर मैं वो चीज़ें पढ़ाने लग पढ़ूंगा तो आपकी ये वाली पढ़ाई सफ़र हो जानी है, ठीक है ना। बिकॉज इधर न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, बहुत सारी अलग चीज़ें आती हैं, तो फिर आपकी ये वाली पढ़ाई सफ़र हो जाएगी। इसके लिए अगर आपको मैं एक्स्ट्रा मेहनत करवाऊंगा बाद में, जो कि सीरियस बंदे होंगे, जो कि 5% बंदे होंगे, उनको मैं वो मेहनत करवाऊंगा, ठीक है ना। सभी को नहीं करवा पाऊंगा, बिकॉज सभी क्या करते हैं, सभी नॉन सीरियस भी बंदे होते हैं, ठीक है ना। नॉन सीरियस बंदे को पढ़ाने का क्या फ़ायदा, उन्होंने जो पढ़ने वाले होंगे उनका भी इंटरेस्ट बिगाड़ना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर की बुक ले लेनी है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर की बुक ले लेनी है, प्रीवियस ईयर की बुक ले लेनी है, ठीक है ना। दिशा की ले लो, कोई भी ले लो, अरिहंत की ले लो, ठीक है ना। वो बुक्स होती हैं, उधर आपको पता होना चाहिए कि भाई रिस्पेक्टिव अगर आपका नीट जो है, जेईई है, ये आप सवाल कैसे पूछते हैं, इनका पता होना चाहिए। और आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको होने चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। ये मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा कि ये वाली चीज़ें हैं, बस ये वाली चीज़ें हैं। और 50% जो आपका काम बचा होगा केमिस्ट्री में वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई वो जो चीज़ है वो आप सवाल कैसे पूछते हैं, ठीक है ना। सवालों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सवाल कैसे पूछे जाते हैं नीट और जेईई में, ठीक है ना। तो सवालों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जब मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी, जब मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पास बुकलेट होनी चाहिए, उसको आपने देखना है कि जो मैंने चीज़ इधर पढ़ा दी उसी टॉपिक को प्रीवियस ईयर में पूछना है कि उसमें से कैसा सवाल पूछा गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो बस यही चीज़ है। कंक्लूजन क्या है, अगर आपको नीट प्लस जेईई प्लस 11th और 12th की तैयारी साथ में करनी है, तो बेटा एक तो आपके लिए एनसीईआरटी ज़रूरी है, ठीक है ना। एक वही एनसीईआरटी मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगा, तो वो जो मेरा मटेरियल होगा, जो मेरे नोट्स वगैरह होंगे, वो चीज़ पढ़ लोगे तो आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी। तो इसको बट एनसीईआरटी बुक भी अपने पास रख लो, फिर चेक कर लीजिए कि कोई चीज़ स्किप तो नहीं होगी मेरे से, एनसीईआरटी से होगी तो नहीं, बट ऐसे क्या पता स्किप हो जाए कोई चीज़, तो आप उधर से वो टैली कर सकते हो कि हाँ भाई ये चीज़ स्किप हो चुकी है, ठीक है ना। एनसीईआरटी देन उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर की कोई बुक ले लेनी है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप नीट की तैयारी करोगे, जेईई की तैयारी करोगे, उसकी बुक देख लेनी है, ठीक है ना। देन अगर प्रीवियस ईयर की बुक देख ली, देन आपको क्या करने हैं कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो वो मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं दे दूंगा, ठीक है ना। जो सीरियस बंदे होंगे, ठीक है ना, तो उनको दे दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये वाला आपका काम क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया। अगर फिर भी बेटा अगर आप 12वीं के बाद अगर क्लियर नहीं कर पाए, तो बेटा अगर आप कुछ अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, ठीक है ना, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे 12वीं के बाद, आपके कंसेप्ट सारे क्लियर होने हैं, तो आपका बेटा 1 साल और लग जाएगा, बट आपका काम हो जाएगा, आप डॉक्टर और इंजीनियर बन ही जाओगे, ठीक है ना। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। अगर आपने जैसे मैंने 11वीं 12वीं में मेहनत करवाई वैसे अगर करोगे तो आपका काम बन जाना। अगर फिर भी अगर नहीं बना 12वीं के बाद, तो बेटा आपका 1 साल के बाद पक्का गारंटी से मैं बता रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर देने हैं और उसके बाद आपका काम हो ही जाना है, ठीक है ना। ये मेरी आपसे प्रॉमिस है, ठीक है ना। प्रॉमिस तो चलो प्रॉमिस तो है ही नहीं, एक बन जाएगा, ठीक है ना। वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आप कैसी मेहनत करोगे। जो बंदा देखना पूछ लेना, जो मेहनत करता है वो हमेशा कामयाब तो होता ही है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है।
तो प्रॉमिस तो मैं नहीं कर पाऊंगा, प्रॉमिस सॉरी वापस ले रहा हूँ मैं, बिकॉज क्या पता आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। मैंने तो आपको वो सारा काम दे देना, प्रीवियस ईयर दे देने, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर दे देने, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देने, एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करवा देने। देन आपका वो है कि अभी फिर आप कितने दम लगाते हो, ठीक है ना, कितना उसको रिवाइज कर पाते हो। तो ये वाली चीज़ें हो गई, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें मैंने आपको बता दी। एनसीईआरटी बुक आपके लिए ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जैसे जैसे टॉपिक हम पढ़ते जाते हैं तो उसके आपके प्रीवियस ईयर लगा देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं, और आप लोगों को उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं कोई और, ठीक है ना, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए होंगे वो आपको कर लेने हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, समझ आ गई ना चीज़, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़। देन अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका 11वीं क्लास की केमिस्ट्री है, 11th क्लास की केमिस्ट्री है, इसमें क्या क्या है, 11th क्लास की केमिस्ट्री में क्या क्या है, ठीक है ना। तो 11th क्लास की अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी होगी तो इसमें है, मैंने आपको एक बता दिया मैंने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, और फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री की 3 डिवीजन्स होती हैं, एक होती है इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक और एक होती है फिजिकल, ठीक है ना। ये मैंने आपको वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से आप देख लेना। ये ऊपर वाली वीडियो मैंने जो क्लास 11th की प्लेलिस्ट होगी उधर मैंने दी होगी, ऊपर वीडियो दिया होगा। आपको 2 वीडियोस वॉच करनी है, एक तो जिसमें एटम मॉलिक्यूल उसकी डेफिनेशंस दी हुई है, और एक सेकंड आपको वीडियो देखनी है जो नीचे वाली, ठीक है ना, उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल उसकी मैंने वो दिया हुआ कि ऑर्गेनिक क्या होती है, फिजिकल क्या होती है, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक क्या होती है, उन केमिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपका बेटा चैप्टर्स हैं 7, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके चैप्टर्स हैं 7, ठीक है ना। कोई इसमें से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि थोड़े बहुत, सॉरी इनऑर्गेनिक के नहीं है, ये फिजिकल के हैं। फिजिकल के चैप्टर्स जो हैं वो हैं 7, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं 7, और इनऑर्गेनिक के हैं 5, और ऑर्गेनिक के हैं 2, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, फिजिकल केमिस्ट्री के आपके चैप्टर्स हैं 7, और इनऑर्गेनिक के हैं 5, और ऑर्गेनिक के हैं आपके 2। तो ये वाली चीज़ हो गई, समझ आ गई ना चीज़, मैंने क्या क्या बोला। फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं आपके 7, और इनऑर्गेनिक के हैं 5, और ऑर्गेनिक के हैं 2। और इसके बारे में आपको पता करना हो कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री में की छोटी छोटी डेफिनेशन जो मैंने आपको, उसके 2 वीडियोस हैं, उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको आप पहले वॉच कर लीजिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उधर से आपको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि भाई केमिस्ट्री क्या है, जो मैंने केमिस्ट्री क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, फिजिकल क्या है, सब कुछ आप लोगों को पता लग जाएगा। और मैंने अभी अब बता रहा हूँ 11th क्लास की केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। आपके चैप्टर्स हैं 7, ठीक है ना, और इनऑर्गेनिक के हैं 5, और ऑर्गेनिक के हैं 2। तो ये वाली चीज़ हो गई। अभी देखिए जो फिजिकल के जो चैप्टर्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर्स हैं। फर्स्ट जो हो गया वो आ गया आपका बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आप लिख लीजिए, अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देन क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देन आपका हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, देन आपका चैप्टर हो गया केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और उसके बाद आ क्या आपका थर्मोडाइनमिक्स, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है ना, लिख लीजिए आप, ठीक है ना। और 6th चैप्टर जो हो गया वो आ गया इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। और 7th चैप्टर आ गया आपका, उसको लिख लीजिए, इसके नीचे लिख देना, उसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शंस। तो अभी मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि आप इन चैप्टर्स में क्या करोगे, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री, बेटा जब आप कोई भी वो करते हो, कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ते हो, उसके कोई छोटे छोटे कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे कंसेप्ट्स होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में आप वही चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है ना। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में बेसिक जो आपका मैंने बताऊंगा, एक एक करके अभी बताता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ, ठीक है ना। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक का मीन्स बिल्कुल
छोटे छोटे कंसेप्ट, ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, तो वो वाले इस चैप्टर में आप क्या पढ़ते हो, इस चैप्टर में बेटा आप लोग क्या पढ़ते हो, इस चैप्टर में वो चीज़ें कि भाई केमिस्ट्री क्या है, उसकी आप लोगों की ज़िंदगी में केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हर एक जगह पे क्या है, केमिस्ट्री है, ठीक है ना, हर एक जगह पे केमिस्ट्री है। तो ये वाली बात मेरे से लिख के लीजिए, आप जो हो केमिस्ट्री है, ठीक है ना, जो ह्यूमंस हैं उधर क्या है, केमिस्ट्री है, बिकॉज जो आपके प्रोटीन बने हैं, जो आपकी स्किन है वो प्रोटीन है, ठीक है ना, आपके बाल हैं वो प्रोटीन है, आप खाना खाते हो वो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, ठीक है ना, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, पेस्ट करते हो, टूथपेस्ट करते हो, टूथपेस्ट क्या है, उसमें केमिस्ट्री के केमिकल्स पड़े हुए हैं, आप बीमार होते हो, मेडिसिन खाते हो, वो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के केमिकल्स पड़े हुए हैं उधर, ठीक है ना। आप जो मर्जी चीज़ करोगे बेटा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जितने भी आप फ़ोन यूज़ करते हो, ठीक है ना, आजकल फ़ोन जितना यूज़ करोगे, इधर भी जैसे अंदर बोर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, मदर बोर्ड वगैरह होता है, वो भी भाई उधर सिलिकॉन वगैरह से बनता है, जिसको आप सेमीकंडक्टर बोलते हो, ठीक है ना, वो भी क्या है, केमिस्ट्री का वो है, केमिस्ट्री का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना बेटा, वो क्या है, केमिस्ट्री है, ठीक है ना। तो पहले आप लोग इसी चैप्टर में इंपॉर्टेंस पढ़ोगे। देन अभी देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बता दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, उसमें बताया मैंने एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, तो इनके बारे में आप लोगों को क्या करना है, जानकारी लेनी है। अभी देखिए, मैंने क्या बोला था कि आपका मैटर होता है। मैटर क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ जो आपको आगे पीछे दिख रही है वो क्या है, मैटर है। ये सारी के सारी क्या है चीज़ें, सारी की सारी क्या है, मैटर हैं। तो अभी देखिए, मैटर को जब आप तोड़ते जाओगे, ये वाली चीज़ें आपको तोड़ते तो नहीं हो, मतलब एक्चुअली में आप तोड़ते नहीं हो, करते क्या हो आप, देखिए ऐसे मतलब हाइपोथेटिकल सोचना पड़ता है कि देखिए अगर आप उसको तोड़ते जाओगे तो कोई एक छोटा सा पार्टिकल आना है ना, जो क्या होना है कि बहुत छोटा होना है, जिसको आप फर्दर तोड़ नहीं पाओगे। तो बेटा उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हो भाई एटम। और मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। एटम और मॉलिक्यूल ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में एक नेक डाई से, अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाओगे, ठीक है ना, जो आप चश्मा लगा के भी नहीं देख पाओगे, ठीक है ना, कुछ ऐसे लेंसेज नहीं पाए गए हैं आजकल जिनसे आप देख पाते हो, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो कि जो एटम और मॉलिक्यूल है ना, तो इनको आप लोग नहीं देख पाते हो अपनी आंखों से, ठीक है ना। इसके लिए बहुत ही खतरनाक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ें आप यूज़ करते हो, तो उधर से वो चीज़ें यूज़ करते हो। तो इनके बारे में पता करना है भाई, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इनके बारे में ये बेसिक चीज़ें हैं। देखो अभी देखो मैटर को पढ़ना है भाई, उसके अंदर की जो चीज़ है वही पता नहीं होगी आपको, तो मैटर को क्या पढ़वाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए एटम और मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। अब भी देखिए, आपने देखा होगा कि अभी इसमें एक आपने थ्योरी पढ़नी है, ठीक है ना। चलो पहले ये बता, अभी एटम, उसका मास पढ़ना है। एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, एटॉमिक एंड द मॉलिक्यूलर मास। अभी देखिए एटम का मास कितना वजन है उसका, ठीक है ना, कितना वजन है उसका वो देखना है आपने, ठीक है ना। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, अभी देखिए जिस चीज़ को आप देख ही नहीं पा रहे उसका वजन कैसे कर पाते हो, तो इसके लिए मैंने बता दिया कि इसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जिनसे आप इसका एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास पता करते हो, जो कि इधर आप आगे पीछे जम्मू वगैरह में नहीं देख पाओगे, ठीक है ना। जम्मू वगैरह कहीं बड़ी लेबॉर्ट्री होगी तो उधर देख लेते हो, बट ऐसे आसानी से नहीं कर पाते हो उसका वे, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो गई। तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के बारे में आपको पता करना है, ठीक है ना। अभी देखिए उसको एक्चुअली में, जैसे केमिस्ट्री में हम जिस चीज़ से डील करते हैं ना, वो क्या है, देखिए ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इनको आप देख ही नहीं पाते हो। तो अभी देखिए इसके लिए एक, अगर आपको एक्चुअली में जो चीज़ आपको दिखती है वो होते हैं मोल्स। ये पढ़ना है, मोल कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एक्चुअली में जैसे आप केमिकल यूज़ करते हो ना उधर केमिस्ट्री में, तो उधर आपका उसका एटॉमिक मास थोड़ी ना होता है, मॉलिक्यूलर मास थोड़ी ना होता है, बिकॉज आप उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हो। तो उसके लिए होता है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। मोल होता है कि मतलब ये ग्राम्स वगैरह में आ जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप देख पाते हो, ठीक है ना। मोल बहुत ज़्यादा होता है, उसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस, मतलब 10⁻⁴ पता कितने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखिए भाई इतनी छोटी छोटी सी इतनी चीज़ें, इतनी 10⁻23, इतनी सारी चीज़ें होंगी, इतनी छोटी छोटी चीज़ें इतनी सारी होंगी, तो आप बेटा उसको देख पाओगे ना थोड़ी बहुत। बस एक्चुअली में जब आप लैब में जाते हो तो जो चीज़ आप यूज़ करते हो वे करने के लिए वो मोल्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, मोल्स वगैरह, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होती है। तो अभी देखिए जो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो केमिस्ट्री है ना,
ये नया सब्जेक्ट है, ज़्यादा पुराना नहीं है, इस पर अभी ज़्यादा काम नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग इस पर काम कर सकते हो, एक रिसर्चर साइंटिस्ट वगैरह बन सकते हो, ठीक है ना। तो अभी क्या कैसे बनना है आपको साइंटिस्ट, अभी देखिए 1808 की बात है, एक आया था डाल्टन, उसने एटम के बारे में बताया था कि हाँ भाई मैटर होता है, उसको तोड़ते जाओगे तो लास्ट में क्या होता है कि एक एटम बन जाता है जो कि क्या है इनडिविजिबल, जिसको आप फर्दर तोड़ नहीं पाओगे। तो ये डाल्टन ने बोला था, ठीक है ना। उसके बाद साइंटिस्ट आ गए, साइंटिस्ट आते गए तो उन्होंने वो चीज़ें थ्योरीज देते गए। अभी देखिए एक और चीज़ होती है इधर, अभी देखिए एटम होता है ना, एक बढ़ता है लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये पढ़ते हो आप इस चैप्टर में। लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, आपका कोई भी मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जैसे H2O है, भाई ये कैसे बनेगा, H2O कैसे बनेगा, आपको पता है ना, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, आपका पानी बन जाएगा। H3O पानी थोड़ी ना है भाई, ये वाली चीज़। तो H3O पानी नहीं है, H2O पानी है, ये इसी चैप्टर में आपको पता लगेगा। लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में इधर 3-4 कानून है। लॉ का मतलब क्या होता है, कानून। केमिकल कॉम्बिनेशन के 3-4 कानून है, ठीक है ना। उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। कानून है इसके क्या है कि भाई एक जो एटम्स होते हैं या एलिमेंट बोलते हो, एलिमेंट बोलोगे कि वो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कैसे कंबाइन करते हैं और आपकी अलग अलग चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल कंपाउंड बन जाते हैं। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों ने इसमें लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़नी है। इधर होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है ना। ये फिजिकल का चैप्टर है। देन आपका आता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ द क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर, अभी देखिए आप एटम पे पहुंच चुके हो, तो भाई आप लोगों ने चीज़ पढ़ ली है, ये समझो एटम है। इसमें होता है ना, बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये वाली चीज़ें होती है ना। तो बस इसी स्ट्रक्चर को आपने देखना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, आपने बोहर मॉडल पढ़ा होगा 10वीं में, ठीक है ना। 10वीं में तो आपका लॉकडाउन लगा था, अभी पता नहीं आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। बट फिर भी मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा आपको, बट ऐसे अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चैप्टर की, ठीक है ना। आपके ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के आगे पीछे। तो अभी एक चीज़ बताइए, इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एक चीज़ बताइए मेरे को कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसके अंदर है। तो अभी देखिए एटम भी बना हुआ है ना 3 पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनके बारे में पढ़े हुए हैं ना। ये बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के पार्टिकल छोटे छोटे। तो इनकी डिस्कवरीज के बारे में आपने पढ़ना है। ये भाई ये डिस्कवर कैसे हुए थे, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, इनकी डिस्कवरीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है ना, इस चैप्टर में। देन अभी देखिए जब एटम का आपको पता लग गया, ये आपने मॉडल्स पढ़े भी होंगे। थॉमसन एटम के मॉडल्स देखना है कि भाई एटम ऐसा हो सकता है, एटम ऐसा हो सकता है कि प्रोटॉन इधर होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, तो एटम के मॉडल। थॉमसन मॉडल के बारे में आपने पढ़ना है। रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में पढ़ना है। जो लास्ट आपने पढ़ा था वो है कौन सा, बोहर। बट बोहर के भी डैडी आगे, ठीक है ना, बोहर के भी डैडी आगे, उन्होंने क्या कर दिया, आगे काम कर दिया, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ें उधर होती हैं, उधर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको बोल दूं कि भाई आप हो, आप क्या हो, एक पार्टिकल भी हो और वेव भी हो, आप में वो भी हैं, दोनों नेचर हैं। एनी पार्टिकल जो है, कोई भी पार्टिकल में उसमें ड्यूल नेचर है, एक कौन सा पार्टिकल नेचर भी है और एक वेव नेचर भी है। तो ये वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। बोहर के बाद कुछ ऐसे जो आजकल जो जिस एटॉमिक मॉडल को आप मानते हो उसको आप बोलते हो क्वांटम मॉडल। जैसे एटम के मॉडल हो गए ना अलग अलग, आजकल जिस मॉडल को आप मानते हो उसको बोलते हो क्वांटम मॉडल। वो ये बोलता है कि भाई ये है ना, आपने बोहर ने बोला था ये ऑर्बिट है, इधर इलेक्ट्रॉन होता है, तो भाई वो क्या बोलता है, इसको सरासर नकार देता है उसको। वो बोलता है भाई ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहीं और है। कहीं और वो कहाँ पे है, कहीं और वो है भाई, वो है ऑर्बिटल में। वो इस कंसेप्ट से आपको पता लगे, वो थोड़ा अब ये डिटेलिंग है। ये आप जब चैप्टर को पढ़ोगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। कंसेप्ट को देखेंगे, समझ आएगी आपको कि नहीं है, ठीक है ना। क्वांटम मॉडल, ये जो लास्ट मॉडल है, इधर से ही फिर एक कंसेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो अलग सी कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि आपने पढ़नी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पेपर में पूछी जाती है, जैसे 1s2 2s2। अभी तो आपको ये कुछ भी नहीं पता लगेगा, ठीक है ना, बिकॉज ये अभी आपने ये वाला क्वांटम मॉडल नहीं पढ़ा है। क्वांटम मॉडल जब आप लोग पढ़ लेते हो तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ इस चैप्टर में आप लोगों को ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना, चीज़ होप समझ आई, ठीक है ना। देन आपका थर्ड चैप्टर है जो इसका वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। भाई मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? सॉलिड्स होती हैं, लिक्विड्स होती हैं और गैस होती हैं। आपको पता है ना, देखो सॉलिड को आप देख पा रहे हो, लिक्विड को देख पा रहे हो, गैस को भी देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। सॉलिड जो है, सॉलिड स्टेट जो है वो है आपका 12वीं क्लास का चैप्टर, ठीक है ना। अभी 11वीं में आपको क्या पढ़ना है? लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में, ठीक है ना, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में पढ़ना है। तो अभी देखिए मेरे को एक चीज़ बताओ, कोई भी अगर मैटर हो वो एटम और मॉलिक्यूल से बनता है ना, वो किससे बनेगा? वही एटम से बनेगा, मॉलिक्यूल से बनेगा। ये वाली चीज़ है कि नहीं है? कोई भी मैटर है वो एटम और मॉलिक्यूल से बनेगा। तो भाई एटम और मॉलिक्यूल से एक दूसरे के साथ कैसे कंबाइन करते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भाई फोर्स होगी ना। जैसे आप देख रहे हो, आप भी एटम से बने हो, तो भाई ऐसे तो नहीं है बिखरे हुए हैं ये आपके पार्टिकल्स। ये क्या है? जो आप अंदर वाले पार्टिकल्स है ये क्या है? एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तभी तो आप सॉलिड स्टेट में दिख रहे हो, ठीक है ना। अभी देखिए लिक्विड में क्या होता है, वो थोड़े जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो थोड़े एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर होते हैं। दूर इन द सेंस कि देखिए तभी वो मूव कर पाते हैं। अभी देखो आपके पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, ठीक है ना, तभी वो मूव नहीं कर पाते। जैसे गैस कितनी फास्टली मूव कर पाती है, उधर क्या उसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है वो एक दूसरे से क्या है? दूर हैं। समझो, एक इधर होगा, दूर होगा। सॉलिड्स में क्या होंगे? एक दूसरे के इतने पास होंगे, इतने पास। लिक्विड्स में क्या होंगे? थोड़े इतने दूर होंगे, थोड़े दूर होंगे। और उधर क्या होंगे? गैसेस में सबसे ज़्यादा दूर होंगे। तो भाई इसी गैस के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है, गैसियस स्टेट के बारे में। गैसियस स्टेट के बारे में आपने क्या पढ़ना है बेटा? इधर कहानी आ जाती है टेम्परेचर की। जैसे बहुत सारे गैस हो गई, जैसे आपने कौन सी ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, नोबल गैसेस हैं। तो ये वाली सारी गैसेस होती है ना। तो अभी देखिए ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है? प्रेशर लगा रहा है ना आपके ऊपर। अभी देखिए प्रेशर की कहानी में थोड़ा ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हो, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर का ठीक ठाक प्रेशर होता है। आपने सुना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे आपने एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो सुना ही होगा ना। जैसे आप बोलते हो आज भाई गर्मी है, ठंड है, जिस दिन भाई टेम्परेचर ठीक ठाक होता है आप बोलते हो भाई 40 डिग्री टेम्परेचर है, भाई बड़ी गर्मी है आज, ठीक है ना। ऐसे ही प्रेशर होता है। प्रेशर भी आप देखते हो ना, प्रेशर भी होता है, ठीक है ना, प्रेशर भी होता है। जैसे आपको प्रेशर लगाते हैं, ठीक है ना, जैसे कोई गैस होगी, गैस को आपने एक प्रेशर के साथ एक जगह पे रख दिया, ठीक ठाक वो रख दिया, स्टोर करके रख दिया। अगर आप यकदम उसको क्या कर दो, निकाल दो, तो वो क्या हो जाता है? पूरी फैल जाती है हर एक जगह। तो ये क्या है? उसका प्रेशर है। पहले प्रेशर से मॉलिक्यूल्स क्या थे? एक दूसरे के पास थे, बट वो क्या हो गए? एक दूसरे से दूर हो गए। तो ये वाली चीज़ हो गई। वॉल्यूम भी होती है, कितनी जगह घेर रहा है, ठीक है ना, कोई भी गैस कितनी जगह घेर रहा है वही उसकी क्या हो जाती है? वॉल्यूम। भाई गैस को जितनी जगह मिल जाए वो सारी की सारी जगह क्या होता है? घेर लेता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, तो इन्हीं के रिलेशंस देखने, इन्हीं के कानून है कुछ। जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ता है, वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये वाली चीज़ें आपने, इसके 3-4 कानून हैं वो उनके बारे में पढ़ना है। 3-4 लॉस होंगे तो उनके बारे में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ना है। देन अभी देखिए एक और चीज़ है, लिक्विफाई। गैस को आप लिक्विफाई कैसे कर देते हो? लिक्विफाई गैस। अभी देखिए जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या पड़ा हुआ है? गैस पड़ी हुई है ना, आप उसको क्या बोलते हो? LPG। तो आपने कभी सोचा कि भाई आप किसी गैस को लिक्विफाई कैसे कर देते हो? किसी गैस को लिक्विफाई कैसे कर देते हो? लिक्विड कैसे बना देते हो? तो भाई इसके बारे में अगर आपको सीखना होगा तो ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी आपने कोरोना के चक्कर में, कोरोना के काल में आपका चल रहा है लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर। ये मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कोरोना के, बिकॉज ये कोरोना से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अभी देखिए लिक्विड ऑक्सीजन की हमारे कंट्री में, जैसे हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन होती है, सिलेंडर होते हैं, तो उधर उसकी कमी हो गई थी। अभी देखिए ऑक्सीजन क्या होती है? गैस होती है, बट लिक्विड ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ऑक्सीजन को आपने उधर लिक्विड बनाया हुआ है, ठीक है ना, लिक्विड। तो यही इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे कि हाँ भाई स्टेट्स ऑफ मैटर में ऑक्सीजन क्या हुआ है, लिक्विड क्यों है। तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है ना। इस चैप्टर के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है ना। देन आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये बेटा ये क्या कहानी है? अभी देखिए केमिकल बॉन्ड,
बॉन्ड मीन्स उनके बीच में अट्रैक्शन, ठीक है ना। अभी देखिए एटम्स है ना, मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके बीच में कोई अट्रैक्शन है ना, तो जिस अट्रैक्शन से वो एक पूरे सॉलिड में पड़े हुए हैं, ठीक है ना, अट्रैक्शन होती है, वो कौन सी होती है? एक तो होती है, आपने पढ़ा होगा, इसकी डेफिनेशन भी बड़ी होती है, डिफरेंस पढ़ा होगा, कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। कोवलेंट और आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते थे आप इसको। तो ये चीज़ आपने देखी होगी ना, कोई भी जैसे ये होगा O2 N2, तो भाई इनके बीच में बॉन्ड होता था ना, जैसे आप O2 में पढ़ते थे, ये ऐसे बॉन्ड होते थे, एक इधर ये इधर, ऐसे पढ़ते थे ना। नाइट्रोजन में आप 3 बॉन्ड बनाते थे, तो भाई यही बॉन्ड, इन्हीं बॉन्ड के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे फिर आप किस में बनाते थे? फ्लोरीन में, ये वाली चीज़। तो इन्हीं बॉन्ड के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये इस बॉन्ड के बारे में भी आपने बहुत ही अच्छे तगड़े तरीके से पढ़ा था। तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने पढ़ी, तो इस बॉन्ड के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो ये कि इस चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग, ये तो गया बॉन्डिंग, 2 किस्म के बॉन्ड होते हैं, केमिकल बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। बड़ी क्लासों में आप और भी बॉन्ड पढ़ने हैं, बट अभी के लिए आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ना है। देन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर होगा? जैसे H2O मॉलिक्यूल हो गया, भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को पता करने के लिए आपको 2-3 थ्योरीज के बारे में पता होना चाहिए, वो अभी आप पढ़ोगे। उसका नाम है वेस्पर थ्योरी है। देन हाइब्रिडाइजेशन है, जब भी किसी चीज़ का आपको पता करना होगा इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो वेस्पर थ्योरी के बारे में आप पढ़ोगे, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ोगे, देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ोगे। इन चीज़ों के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको किसी भी मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर का पता लग जाएगा। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो इस चैप्टर में आप लोगों ने यही चीज़ें पढ़नी है। देन हो गया इक्विलिब्रियम। अभी देखियो इक्विलिब्रियम, कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। जैसे मैंने ये वाली रिएक्शन होगी CH3COOH, तो ये वाली इक्विलिब्रियम CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो ये वाली रिएक्शन हो गई। तो ये वाली जब रिएक्शन हो जाएगी, तो अभी देखिए मैंने इधर 2 एरोस लगाए हैं, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। अभी देखिए ये जो रिएक्शन की स्पीड है आगे की तरफ जाने की, और एक रिएक्शन की स्पीड है पीछे की तरफ जाने की, ये दोनों की दोनों क्या हो गई हैं? बराबर हो गई हैं, ठीक है ना। ये दोनों की दोनों क्या हो चुकी हैं? बराबर हो चुकी हैं। जब ये दोनों बराबर हो गई, अगर ये दोनों बराबर हो गई, तो अगर आपको पता करना होगा इस रिएक्शन को आगे की तरफ ले जाना होगा, ज़्यादा ये चीज़ बनानी होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये वाली चीज़ आपको पता करनी है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे टग ऑफ वॉर चल रही है, उधर क्या होता है? एक टीम इधर होती है, रस्सा खींच रही होती है, और इधर ये समझो लाइन है, और एक टीम इधर से रस्सा खींच रही होती है। तो इधर समझो ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, एक रिएक्शन जितना इन्होंने दम लगा रहे हैं उतना ही ये दम लगा रहे हैं। तो अभी देखिए एक टाइम के आपको पता है ना, ये वाली टीम या ये वाली टीम, इन दोनों टीम में से एक चीज़ जाएगी, तो एक टीम जीत जाएगी, समझो ये वाली टीम जीत गई, तो इसका मतलब रिएक्शन आगे की तरफ आपकी प्रोसीड हो गई। तो ज़्यादा की ज़्यादा ये चीज़ बनी, बिकॉज उन्होंने ज़्यादा दम लगाया, तभी क्या हो गई? रिएक्शन आगे की तरफ चली गई। इधर वही चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है कि रिएक्शन को अगर आगे कोई इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है उसको आगे की तरफ प्रोसीड करवाना हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है? आपको उधर देखना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा। तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने इधर। देन क्या होता है इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ना, जैसे एसिड के बारे में पढ़ा होगा। आज तक आपने एसिड की डेफिनेशन पढ़ी होगी, जैसे बचपन में एक होता है खट्टा। एसिड क्या होता है? वो चीज़ है जो कि क्या खट्टा है, ठीक है ना। जैसे नींबू वो क्या एसिड है, वो खट्टा है, ठीक है ना। तो ये वाली डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो फिर अभी देखिए एसिड्स की डेफिनेशन 3-4 डेफिनेशन होती हैं एसिड की, वो वाली डेफिनेशन आपने पढ़नी है। जैसे कोई चीज़ H पॉजिटिव लूज़ कर देती है, वो क्या है? एसिड है। तो ये वाली 3-4 कंसेप्ट है, अर्हीनियस कंसेप्ट है, ब्रोंस्टीड कंसेप्ट है, लुईस कंसेप्ट है। तो इन तीनों कंसेप्ट के बारे में आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना, ये वाली चीज़। देन एसिड्स के बारे में देखो, एसिड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हर एक जगह पे एसिड होता है, ठीक है ना। जैसे आपका लैब में जब जाओगे उधर HCl पड़ा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा होता है। जैसे आपका विनेगर जो आपको सब्जियां बनाने के काम आता है, तो वो वाला चीज़ भी उधर एसिडिक एसिड पड़ा होता है, CH3COOH। तो नींबू पानी में एसिड होता है, टार्टरिक जैसे आपका संतरा होगा उधर एसिड होता है। हर एक जगह पे बेटा एसिड्स होते हैं। तो ये वाली चीज़ आप याद रख लो कि एसिड्स के कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ने हैं। देन एसिड्स के कंसेप्ट जब आप पढ़ लोगे, देन आपको देखना है कि जो कोई भी सॉल्ट होगा, देखो केमिस्ट्री में जब भी आप कोई वो करते हो ना, तो आप क्या करते हो? कोई उसको पिघलाते हो पानी में, तो सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस के बारे में आपने पढ़ना है। सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस,
सॉल्ट को जब आप पानी में डालते हो तो क्या होता है, सॉल्ट को जब पानी में डालते हो तो वो सॉल्ट क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो उसके बारे में ये चीज़ें सारी पढ़नी है। और देन आप लोगों को एक पीएच के बारे में पढ़ना है। पीएच भी आपने देखा होगा कि ये पता करने के काम आता है कि कोई चीज़ एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो ये वाली चीज़ें करने के काम आता है। पीएच के बारे में पढ़ोगे, पूरे डिटेल में पढ़ोगे पीएच क्या चीज़ है बेटा, अभी आपने डिटेल में चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने इधर पढ़नी है। देन आपका एक चैप्टर होता है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस ये वाला चैप्टर होता है। रिडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है आपको उधर पढ़ी होगी, एक होती है रिडॉक्स कौन सी रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, इनके बारे में आप लोगों ने डिटेलिंग करनी होगी। जैसे आपने उधर पढ़ा था 10वीं में, क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। और उधर क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये वाली डेफिनेशन पढ़ी थी। अभी थोड़ी हायर लेवल की डेफिनेशंस आप लोगों ने इधर पढ़नी है, ठीक है ना। चीज़ें वही होती है बेटा, देखिए जो 9वीं 10वीं में चीज़ें थी वही 11वीं 12वीं में होती हैं। बट क्या होता है, डिटेलिंग थोड़ा, जैसे उधर आप 10% पढ़ोगे तो इधर आप लोगों ने 90% पढ़ना है, बिकॉज आप बड़ी क्लासों में थोड़ी आपको ज़्यादा मेहनत मारनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होगी, इस चैप्टर के बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है ना। देन एक और चैप्टर है, उसका नाम है, बस फिजिकल के इतने ही चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। फिजिकल के पूरे 7 चैप्टर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि हाँ भाई इन चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैंने पिछले आपको जो प्लेलिस्ट में लिंक दिया उसको देख लिया। मैंने बोला था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या चीज़ पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनके बारे में आप लोग पढ़ते हो। अभी देखिए पीरियोडिक टेबल, आधे बंदे बोलते हैं पीरियोडिक टेबल को लर्न करना है, पीरियोडिक टेबल को लर्न करना है, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में क्या है, एलिमेंट्स है। मैंने आपको बता दिया कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट क्या है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम टाइप ऑफ द एटम्स। ये मैंने आपको लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप उधर ये चीज़ें देख सकते हो, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम टाइप ऑफ द एटम्स, या तो क्या दूसरी तरीके से आप क्या बोल सकते हैं, इट्स द बेसिक यूनिट ऑफ द मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो ये वाली डेफिनेशंस की डिटेलिंग आप उधर कर लेना, ठीक है ना, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो अभी देखिए बंदे बोलते हैं पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को लर्न करना है। बेटा आप रैंडमली अगर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को लर्न करोगे तो आप कभी भी उसको नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपने 11वीं क्लास में क्या पढ़ना है इस पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल ही पढ़ना है आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो इधर चैप्टर्स हैं आपके 5 चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स हैं। उधर क्या है, एक पीरियोडिसिटी। कौन कौन से चैप्टर्स हैं, एक तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करते हो ना, जैसे हाँ भाई ये क्या है, मेल है, ये फीमेल है, जैसे स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करोगे जैसे मेल में, फीमेल में। जैसे अभी आप करोगे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करोगे कि हाँ भाई ये मेटल है, नॉन मेटल। आपने पढ़ा है 10वीं में मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज़। अभी देखिए इस चैप्टर में क्या है, अभी क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स को बेटा आप देखो एक एक करके पढ़ोगे। जैसे हाँ भाई ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रुबिडियम है, ऐसे ये मैग्नीशियम है। तो ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई कैसे पढ़ा, इसके लिए भी आपने वो डोब्राइनर ट्राइआड्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी, मेंडलीव आया फिर, ठीक है ना। बट लास्ट में जो चीज़ एक्सेप्ट है वो क्या है, कौन सी चीज़ है, वह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, लास्ट में आप एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने देखना है। अभी इधर क्या करते हो, आपकी जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ऐसे एलिमेंट्स को आप देखते हो जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, तो उनको आप अलग तरीके से पढ़ते हो। तो यही चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है ना। आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन आ गया पीरियोडिसिटी। इसमें 3-4 प्रॉपर्टीज़ है जो कि हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ें आपको नहीं आती है देन आप लोग केमिस्ट्री कभी भी नहीं पढ़ पाओगे। जैसे उधर होता है एटम का रेडियस क्या होता है, जैसे एटम के मास के बारे में तो आपने पढ़ लिया, एटम का रेडियस क्या होता है, एटम का एक होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। जो एटम होता है ना, एक होता है आयन। आयन क्या होता है, जिस पे चार्ज होता है। तो आयन बनाने में कितनी एनर्जी लगती है, तो वो वाली चीज़। एक होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एक होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी ये चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आएंगी, बट ये चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। देन जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आप लोग पढ़ोगे। तो देखिए ये आ गया आपका पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में आप लोग क्या पढ़ते हो, इस चैप्टर में आपका एक चैप्टर है उसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में देखिए ये सबसे ऊपर दिख रहा है। देखिए पहले पीरियोडिक टेबल को समझा देता हूँ मैं। देखिए इधर क्या होता है, एक ये होता है, ये भी आपको समझने के बाद बता रहा हूँ। ये होता है एस ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक, खाना। ब्लॉक मीन्स ये खाना, ठीक है ना। ये एस होता है, ये पी होता है और ये होता है डी।
और ये होता है एफ ब्लॉक। तो ये वाले 4 खाने हैं, ठीक है ना, ये वाले 4 खानों को आपने पढ़ना है, ठीक है ना। बट आधी चीज़ें आपको 11th में पढ़नी है और आधी चीज़ें आपको 12वीं में पढ़नी है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि आपको 11वीं में क्या पढ़ना है। 11वीं में आपको क्या पढ़ना है, ये एस ब्लॉक हो गया। 11वीं में क्या हो गया, आपको एक तो पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोजन के बारे में, एक पूरा चैप्टर है इसके बेसिस, बिकॉज ये अलग है, ठीक है ना। आपको इधर क्यों रखा है, इसके बारे में पढ़ना है हाइड्रोजन के बारे में, एक इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। एस ब्लॉक के बारे में पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको 13 पी ब्लॉक के 2 ग्रुप्स के बारे में, एक 13 और 14, ये 3 चैप्टर्स हो गए। ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया एस ब्लॉक और ये हो गया पी ब्लॉक। तो इन 3 चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है। अभी देखिए इधर देखिए क्या क्या चीज़ें, देखो हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाइड्रोजन से क्या बनता है भाई, पानी बनता है, H2O बनता है। H2O क्या होता है, जैसे ये वाली चीज़ें होती है, ये वाली चीज़ें आपको इधर कितनी इंपॉर्टेंस आप खुद समझ सकते हो। पानी नहीं हो तो भाई क्या कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आपको पानी की तो इंपॉर्टेंस किसको नहीं पता, ठीक है ना। जैसे फिर हो गया सोडियम। सोडियम आपने देखा होगा उधर, आपने शायद 9वीं 10वीं में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो आप उसको कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, बिकॉज अगर इसको पानी के उधर पानी के कंटेक्ट में ला दिया जाए तो ऐसे आग जैसी लग जाती है। तो ये वाली चीज़, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। जैसे NaCl, टाटा नमक, भाई ये नमक है, इसके बारे में तो भाई ये नहीं हो तो आप कैसे कर पाओगे, ये नमक है आपका, ठीक है ना। जैसे और भी नमक होते हैं, KCl नमक, ये इनकी यही इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। जैसे मैग्नीशियम, MgBr, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, भाई इसके पटाखे वगैरह होते हैं, ठीक है ना। पटाखे वगैरह जैसे होते हैं वो वाले बनाने के काम आता है, ठीक है ना। कैल्शियम, भाई कैल्शियम को कौन नहीं जानता, कैल्शियम की इंपॉर्टेंस तो भाई कौन नहीं जानता, ठीक है ना। कैल्शियम, भाई कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है ना। देन आपने वो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के बारे में तो पढ़ा ही होगा। बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, भाई ये वही चीज़ है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। एक तो भाई लाइमस्टोन के बारे में, भाई घरों में यूज़ होता है, तो इसके बारे में भी किसने नहीं पढ़ा। तो ये वाले सारे के सारे कंपाउंड्स क्या हैं, इसके हैं, तो इसके बारे में तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छे पूरी डिटेलिंग करेंगे हम जब पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये वाली चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कार्बन, भाई एक पूरी केमिस्ट्री है, कौन सी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग यही चीज़ पढ़ते हो, कार्बन और उसके कंपाउंड्स, ठीक है ना। ये पूरी केमिस्ट्री है। इसके एलोट्रोप्स होते हैं, जैसे डायमंड, दुनिया पागल है इसके पीछे, ठीक है ना। डायमंड मिल जाए तो बंदा कितना वो हो जाएगा। एक होता है ग्रेफाइट, ठीक है ना, एक होता है बकमिस्टर फल्टरीन, ये कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। ये वाली अभी चीज़ें शायद आपको नहीं लगेंगी बता, जैसे सिलिकॉन। जैसे भाई आजकल जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह जितने भी फ़ोन्स में मदरबोर्ड वगैरह, हर एक जगह पे ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके फ़ोन्स में, मेमोरी कार्ड में, जैसे लैपटॉप्स में, पीसीस में, कंप्यूटर्स में, हर एक जगह पे ये यूज़ हो रहा है। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। देन होता है एलुमिनियम। एलुमिनियम के भाई एरोप्लेन्स में यूज़ होता है। एलुमिनियम की वायर्स भी होती हैं, ठीक है ना। जैसे आपके घरों में कॉपर्स की वायर यूज़ होती हैं, तो इधर ये क्या होती हैं, एलुमिनियम की वायर्स भी होती हैं, ठीक है ना। इतनी वो नहीं होती बट ऐसे होती हैं, ठीक है ना। थोड़ी इतनी कॉस्टली नहीं होंगी, सस्ती होंगी, ठीक है ना। एलुमिनियम की फॉइल होती है, ठीक है ना। आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा, एलुमिनियम की फॉइल, ठीक है ना। एलुमिनियम की फॉइल होती है, स्टोर करने के लिए वो आप चीज़ें उधर करते हो, तो ये वाली चीज़ हो गई। देन ये है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये क्या है, कितने 5 चैप्टर्स के बारे में बता दिया, सॉरी एक और चैप्टर आ गया, वो है EVS, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल साइंस होता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अभी देखिए जैसे जो चीज़ें निकलती हैं, जैसे एसिड रेन के बारे में आपने पढ़ा होगा। जैसे पॉल्यूशन हो रहा है, कौन सा, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये सारे के सारे जो केमिकल्स निकल रहे हैं वो क्या है भाई, केमिस्ट्री के केमिकल्स है। जैसे एयर पॉल्यूशन, जैसे सल्फर के डाइऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड हो गए, ये कहाँ पे है भाई, ये देखो ये रहा सल्फर, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा कार्बन। तो भाई इससे वो वाली चीज़ है, तो देखे है ना केमिस्ट्री। वाटर पॉल्यूशन में भी यही चीज़ है, जब आप इंडस्ट्रीज में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो जब वाटर में आप डाल देते हो तो भाई पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। सॉइल में डाल देते हो, सॉइल में जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह चाहिए होते हैं, उधर क्या होता है, नाइट्रोजन वगैरह पड़ा होता है। तो ये वाली चीज़ देखिए, ये वाली सारी की सारी चीज़ें भाई आपके आगे पीछे चीज़ें हैं, ठीक है ना।
तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आप लोगों ने देखिए ये मैंने बता दिया एसिड रेन। एसिड रेन किसकी वजह से होती है, जैसे सल्फ़र के डाइऑक्साइड होते हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड्स, ये पानी के साथ तो एक एसिड बन जाता है H2SO4। नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड होता है, ये पानी के साथ जुड़ जाता है तो क्या बनता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो भाई ये एसिड्स बन जाते हैं, बड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जब ये ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाते हैं तो वो क्या हो जाता है एक एसिड रेन, वो वाली रेन जहाँ पे एसिड हो जाता है। बिकॉज ये इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, ऊपर जाएंगे, पानी के साथ कंबाइन करेंगे तो ये क्या नीचे आके ये बरस जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो देन आपको मैं चीज़ बताता हूँ कि एक तो पॉल्यूशन के बारे में बता दिया, एक तो भाई उसके बारे में बता दिया, एसिड रेन के बारे में बता दिया, और क्या चीज़ होती है जैसे ओजोन डिप्लीशन। ओजोन क्या O3 है ना, तो भाई देखिए ये भी इधर ही है। ओजोन डिप्लीशन के बारे में आप पढ़ोगे कि देखिए भाई कितनी चीज़ें रिलेटेड हैं, हर एक जगह पे केमिस्ट्री नहीं दिख रही। देखो भाई पॉल्यूशन वो कर रहे हैं, एसिड रेन वो कर रहे हैं, ओजोन डिप्लीट वो कर रहे हैं। भाई एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी, ग्लोबल वार्मिंग, पूरी दुनिया को गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कौन से कर रहे हैं भाई, केमिस्ट्री के, जैसे आपने बोला ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन मोनो, ये वाले कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये वाली चीज़ CH4 वगैरह, ओजोन वगैरह, ये सारे के सारे हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो जाती हैं, और सूरज की वो वाली चीज़ आपने पढ़ी होगी, ग्लोबल वार्मिंग का पूरा प्रोसेस आपने देखा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो ये क्या हो जाता है, ये चीज़ें इधर ही रह जाती हैं और ये एब्जॉर्ब कर देती हैं रेडिएशंस को। तो उसकी वजह से ये पूरी एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और आपका क्या हो जाता है ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट करेंगे, सी लेवल राइज कर जाएगा। ये सारे के सारे उसके इम्पैक्ट्स तो आप लोगों को पता ही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़नी है, 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। देन आपको मैं बताता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके चैप्टर्स हैं कितने, 2 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके 2 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स हैं। एक है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द, अभी देखिए किसी भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना हो, जैसे मैंने बोला केमिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या चीज़ पढ़ते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ते हो, ये बेटा वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इधर क्या पढ़ते हो आप, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हो। हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या कार्बन है और हाइड्रोजन है, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या कार्बन है और हाइड्रोजन है। देखिए ये वाला कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड्स, और ये दुनिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इतने ज़्यादा पाए जाते हैं कि इसलिए अलग आपको केमिस्ट्री की एक ब्रांच बनानी पड़ी, जिसको आप बोल रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स पाए जाते हैं, तो इसके बारे में आप डिटेलिंग करोगे। बट ये डिटेलिंग करने से पहले आप लोगों को इसके छोटे से बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है ना। वो आप लोग उधर पढ़ोगे, अभी आपको उसका कुछ भी पता नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको क्या बेसिक कंसेप्ट्स उसके पढ़ने हैं। उधर होती हैं चीज़ें, जैसे आपका कोई जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं और क्या हो जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं। रिएक्टेंट के ऊपर कोई चीज़ अटैक करती है, ठीक है ना, उसको आप बोलते हो अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है ना। अटैकिंग रिएजेंट किस पे अटैक करता है, रिएक्टेंट के ऊपर, और आपका एक बीच में इंटरमीडिएट बनता है और उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। ये वाली चीज़ें होती है, रिएक्टेंट होगा। अटैकिंग रिएजेंट भी 2 किस्म के होते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। देन जो इंटरमीडिएट इधर बनता है वो होता है कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, और लास्ट में आपका प्रोडक्ट बन जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, बट अभी मैं आपको इसके डिटेलिंग नहीं करूँगा, बिकॉज अभी मैं डिटेलिंग करने लग पड़ा तो क्या हो जाएगा, आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर ये वाला चैप्टर जिस बंदे को समझ आ गया उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी समझ आ गई, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़। देन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन्स जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते थे, आपने देखा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड देखे थे, उधर देखा था एल्केन्स देखा, 10वीं में देखा था भाई, एल्केन्स देखा था, एल्कीन्स देखा था, और एक और देखा था एल्काइंस देखा था। ये देखा था ना इनके बारे में। इनको जब देखा था आप लोगों ने तो क्या हो गया, जब इनको देखा था तो उधर आपने शॉर्ट देखा था, छोटी छोटी डेफिनेशंस देखी थी, उसके जनरल फार्मूला वगैरह देखा था। तो अभी आपको क्या करना है, अभी इसकी पूरी डिटेलिंग करनी है। इनको पहले बनाना है आपने, फिर इनको क्या करना है, बनाना है, फिर उसकी क्या करनी है, प्रॉपर्टीज़ देखनी है, ठीक है ना। बनाना है, प्रॉपर्टीज़ देखनी है, फिर देन उसकी रिएक्शंस देखनी है, दिखते कैसे हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ये, ठीक है ना। तो आपको थोड़ी इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगाएंगे हम इन चैप्टर्स में, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। ये हो गया हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर, हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर। इधर एक होता है बेंजीन,
बेंजीन होती है, बेंजीन की रिएक्शंस आप पढ़ोगे, उधर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, वो वाली चीज़ पढ़ोगे। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज ये चीज़ आपने पहली बार पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो, तो ये वाली चीज़ होप ये चीज़ें समझ आ गई। अभी देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्यों पढ़ना है बेटा, बिकॉज जितनी भी चीज़ें हैं ना मैक्सिमम चीज़ें ऑर्गेनिक है। जैसे आप हो ना, आप क्या हो, ऑर्गेनिक हो, ठीक है ना। आप में क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, तो भी ये सारे के सारे जो केमिकल्स हैं ना, जो सारी चीज़ें बन रही हैं, ये क्या है, ऑर्गेनिक है। देन आप लोग देखते हो अल्कोहल, देखते हो अल्कोहल क्या है, ऑर्गेनिक है, ठीक है ना। देन आप कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हो, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। देन आप जो बहुत ज़्यादा चीज़ें, खतरनाक चीज़ें देखते हो, वो सारी की सारी क्या ऑर्गेनिक। मैक्सिमम जो आपको ह्यूमन से चीज़ें मिल रही होती है ना, वो ऑर्गेनिक है। पहले बंदे ने यही बोला था, बट बाद में कुछ ऐसी चीज़ें भी बना दी गई थी जो लैब में बनाई गई, तो इसलिए फिर पहले तो बंदे बोलते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है जो कहाँ से, और जो कंपाउंड्स हमें ऑर्गेनिक से मिलते हैं, मतलब ह्यूमन से मिलेंगे, प्लांट से मिलेंगे, एनिमल से मिलेंगे। बट बाद में क्या ऐसे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक भी बनाए गए जो कि आपने लैब में बनाए, तभी उसको आपने क्या बोल दिया कि ये, तभी ये डेफिनेशन को आपने क्या कर दिया था, बाद में रिजेक्ट कर दिया था। तो ये वाली चीज़ें हो गई, ठीक है ना। तो मैं आपको पूरी डिटेलिंग उधर करवाऊंगा। जैसे आपके जो होते हैं कपड़े वगैरह होते हैं, ठीक है ना, क्लोथ्स वगैरह, जैसे नाइलन के कपड़े होते हैं, पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं, ठीक है ना, जैसे पॉलीथीन वगैरह होती है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इनको आपने पूरी डिटेलिंग, इनको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। तो सॉरी एक चैप्टर मेरे को पता, उसका रह गया केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स एक चैप्टर है, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। इधर आप क्या पढ़ते हो, देखो थर्मो मीन्स हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है कोई मोशन वगैरह, हीट की मूवमेंट। आपको पता है, देखिए भाई, जब आप लोग क्या करते हो, किसी चीज़ को हीट करते हो, किसी चीज़ को, इधर इस चैप्टर में आप पढ़ते ही वही चीज़ हो, जब आप क्या किसी चीज़ को हीट वगैरह करोगे, ये सारी एनर्जी के चेंजेस, एनर्जी आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ठीक है ना। कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है ना। अगर जिस बंदे के पास, जिसमें दम हो काम करने का, उसको क्या बोलते हैं, उसमें एनर्जी है। तो ऐसे ही एनर्जी की चेंजेस वगैरह के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है ना। एनर्जी के चेंजेस के बारे में आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ोगे, जैसे आपका क्या हो गया, आपने एक लॉ है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये वाली चीज़, इसके बारे में पढ़ना है कि इसका क्या सीन है, एनर्जी क्यों नहीं बनाई जाती और क्यों नहीं डिस्ट्रॉय करी जाती, तो इसके बारे में पूरी डिटेलिंग करनी है। और एक और चीज़ पढ़नी है, जैसे आपका जो है, जो पानी जो है नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता, ऊपर से नीचे ही क्यों आता है, ऊपर से पानी नीचे ही क्यों आता है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं चले जाता, तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है ना। ये होता है सेकंड लॉ। इधर एंट्रोपी का कंसेप्ट आता है, ठीक है ना। एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो ये वाली चीज़ होती है कि मतलब आप इतनी चीज़ याद रख ली, इस चैप्टर में आपने ये पढ़ना है कि भाई जो चीज़ है, जैसे जब गैस क्या होती है, देखिए आपने कहीं एक गैस स्टोर करके रखी होगी, जैसे आपने सिलेंडर में गैस स्टोर करके रखी है, ठीक है ना, स्टोर करके रखी है। जब सिलेंडर खुल जाए तो क्या होता है कि वो गैस बाहर की तरफ ही जाती है, अंदर की तरफ और क्यों नहीं आती, ऐसा क्यों है, इसी के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। पूरे अच्छे से तरीके से पढ़ोगे, आप लोगों को सब कुछ चीज़ समझ आ जानी है, ठीक है ना। देन आप लोगों ने क्या चीज़ पढ़नी है, देन एक और चीज़ है, जैसे आपको पता है कि सबसे कम टेम्परेचर कितना होता है, सबसे कम टेम्परेचर कितना कम होता है, ठीक है ना। एक तो हो गया 273 केल्विन होता है, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। अभी देखिए -40 डिग्री सेल्सियस तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है ना। उधर ले वगैरह में उधर साइड ये टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो आपका क्या थर्मोडाइनमिक्स पॉसिबल करवाता है 0 केल्विन, मतलब कितना, 0 केल्विन, इस टेम्परेचर तक भी आप जा सकते हो, ठीक है ना, इस टेम्परेचर तक भी आप जा सकते हो। ये कितना हो गया, -273 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए जो आपका एटमॉस्फेयर में जो बनता है वो कितना होता है, ये होता है कोई -40 डिग्री सेल्सियस तक, और गर्मियों में कितना 40 डिग्री सेल्सियस, वो माइनस नहीं होता, तो इतना वो रेंज है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ें याद रख लीजिए, 273 डिग्री सेल्सियस। और देखिए हीलियम एक वो है, वो क्या होता है, उसका क्या होता है, इसको चीज़ अभी शायद समझ नहीं आएगी आपको, मैं आपको बस इतनी चीज़ बता देता हूँ कि जैसे ऑक्सीजन को स्टोर करके आप रखते हो उधर क्रायोजेनिक सिलेंडर में, बिकॉज इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, जब ये लिक्विड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ठीक ठाक होता है, कोई माइनस, शायद मेरे को भी भूल रहा है, कोई -100
80 डिग्री सेल्सियस तक होगा या -185 डिग्री सेल्सियस, इधर इस रेंज में होगा, कोई -180, बट इतना टेम्परेचर है, ठीक है ना। तभी देखिए आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन क्या दिख रही है, गैस की तरह दिख रही है, ना कि किसी और फॉर्म में गैस की तरह दिख रही है, ठीक है ना। तभी आपको लिक्विड में नहीं दिख रही, बिकॉज उसका वो बॉयल हो चुकी है उस टेम्परेचर में, इतने कम टेम्परेचर में, ठीक है ना। तो ये वाला आपको चीज़ अभी पता करनी है कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन, जो कि कितना होता है -273 डिग्री सेल्सियस, ये वाला। इसके बारे में पूरा आपको पूरी चीज़ पता लग जाएगी, तो ये वाली चीज़। देन अभी आ गया आपका सिलेबस, ठीक है ना। सिलेबस आ गया, ये देखिए ये सिलेबस रखा हुआ है मैंने। इधर देखिए चैप्टर्स कितने हैं, ये देखिए कितने चैप्टर्स हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉरी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री मैंने बता दिया, 5 मार्क्स का। इधर आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में ये देखिए इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री, ये देखो लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एलिमेंट क्या होता है, ठीक है ना, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास क्या है, मोल कंसेप्ट क्या है। तो ये वाली सारी चीज़ें आप लोगों ने चीज़ें पढ़नी है, मैंने बता दिया, थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया आपको, ठीक है ना। देखिए देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ गया, ये वाली चीज़ें देखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉडल्स आ गए, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, बोहर मॉडल, ठीक है ना। देन आ गया देखिए ये वाली चीज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इधर से ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता लग जानी है, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने आपको बताया। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये वाला पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉ क्या है, ये वाला पीरियोडिक टेबल क्या है, पूरा डिटेल में बता दिया। उसके ट्रेंड्स मैंने बताया आपको, बोला आयोनिक रेडियस, ये वाली चीज़, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसके बारे में बताया। देन आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया, थर्मोडाइनमिक्स के बारे में बताया, इक्विलिब्रियम के बारे में बताया, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया, हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट उसके, हाइड्रोकार्बन्स, ये वाली चीज़। देन आप लोगों को इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में मैंने बता दिया। तो मैं आपको बताता हूँ कि कितना समय लगेगा इसके लिए। देखिए हर एक चैप्टर का, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना समय लगेगा। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कौन कौन सा चैप्टर बोला था, फर्स्टली ये वाला चैप्टर बोला था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द, मैंने बोला था बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। इसको कोई 12 दिन रखिए, 12 दिन रखिए, ठीक है ना, 12 दिन रखिए। देन आप लोगों ने, मैंने दूसरा चीज़ बताया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको रखिए कोई 15 दिन, ठीक है ना, इसको 15 दिन लगते हैं, ठीक है ना, कोई 15 दिन लगेंगे। देन आपका, पहले मैं फिजिकल के डिस्कस कर रहा हूँ। देन केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसको भी रखिए कोई 15 दिन, ठीक है ना, इसको भी रखिए कोई 15 दिन, 15 दिन रखिए, ठीक है ना। तो फिर देन आ गया स्टेट्स ऑफ मैटर, इसको रखिए कोई 12 दिन, इसको रखिए 12 दिन, 7 थे ना, 4 हो गए। थर्मोडाइनमिक्स को भी रखिए 12 दिन, ठीक है ना, 5 हो गए। तो देन इक्विलिब्रियम को कितने रखिए, इक्विलिब्रियम को भी रखिए कोई, इसको रखिए 15 दिन रखिए, ठीक है ना, इसको रखिए 15 दिन। देन एक रिडॉक्स रिएक्शन, इसको रखिए 7-8 दिन, 7-8 दिन। तो बस ये वाले दिन हो गए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 चैप्टर्स को आपको ख़त्म करने के लिए बेटा पता कितना समय लगेगा। एक चैप्टर मैंने बोला था 12 दिन, एक बोला 15 दिन, एक 15, एक और 12, एक 12, एक 15 और 7। देखिए दिन कैलकुलेट कर लीजिए, 12 कितने हो गए, 24, 24 और 45 कितने हो गए, 45 और 24 कितने हो गए, 69, 69 और 12 कितने हो गए, 81 और 88, मतलब 3 महीने। 3 महीने आपको 3 मंथ्स लगेंगे। अगर हम रेगुलरिटी से, पंक्चुअलिटी से काम करेंगे तो हमारा 3 मंथ लगेंगे इनऑर्गेनिक को, सॉरी इसको फिजिकल को लगेंगे। इनऑर्गेनिक के मैंने बोले थे 5 चैप्टर। 5 चैप्टर कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया पीरियोडिसिटी, इसको लगते हैं बेटा 10 दिन, 10 दिन लगेंगे इसको। फर्स्ट चैप्टर को कितने, 10 दिन लगेंगे। देन आप लोगों का वो वाला हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, हाइड्रोजन को लगेंगे 7 दिन, ठीक है ना, हाइड्रोजन को लगते हैं कोई 7 दिन। देन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को रखिए 15-15 दिन। देन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को रखिए 15-15 दिन, ठीक है ना, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को रखिए 15-15 दिन। और लास्ट में आपका है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसको रखिए आप लोग कोई 7 दिन। तो टोटल कितने हो गए, मैंने क्या क्या बोला था कि 10, 7, 15, 15 और 7, 7 7 14, 14 और 15, 14 और 30 कितने हो गए, 14 और 44 और 10 54, मतलब 2 महीने। 2 महीने आपको लगेंगे, किसको, 2 महीने लगेंगे आपको
इसके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म करने में आपको लगेंगे 2 महीने। देन आपका आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये थोड़ा मुश्किल है, इधर हम ज़्यादा समय देंगे, बिकॉज इधर ये वाले अगर आपको कंसेप्ट अगर करने होंगे ना तो आपको क्या होगा, आपको 12वीं क्लास में ये बहुत ज़्यादा काम आने हैं, बिकॉज यही रिएक्शंस आपकी 12वीं में होनी है, यही सेम रिएक्शन जो हम इधर पढ़ेंगे ना यही 12वीं में होनी है। तभी आपको इसके लिए आप समय रखिए, कोई पता कितना, इसके लिए रखिए 20 दिन ये वाले को और 20 दिन हाइड्रोकार्बन, बेसिक कंसेप्ट को 20 और इसको भी 20, तो मतलब कितने 40 दिन। 40 दिन तो कितना हो गया, मतलब समझो रखिए 1.5 महीना। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, पहले लगे हमारे 3 मंथ, फिजिकल को लगे 3 मंथ, ठीक है ना, ऑर्गेनिक को लगे इनऑर्गेनिक को लगे 2 मंथ और इसको लगे कोई 1.5 मंथ, कोई मतलब अप्रोक्सीमेट रखिए कोई 7 महीने का सिलेबस है। 7 मंथ लगेंगे आपको कंप्लीट होने में, 11वीं क्लास के केमिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट होने में कितने लग जाएंगे, 7 मंथ लगेंगे, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो गई। देन अभी देखिए पेपर पैटर्न देखते हैं कि पेपर में क्या होता है बेटा, आपका टोटल होते हैं 100 मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। देन उसमें से जो 70 मार्क्स है ना, 70 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल होगा, जो आपको स्कूल में जाके आपको पेपर लिखना पड़ेगा। देन 30 नंबर का होगा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में क्या होता है, 10 नंबर का शायद इंटरनल होता है और 20 नंबर का क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, जो बाहर से बंदा आएगा और 10 नंबर का इंटरनल होता होगा शायद, आई थिंक। ये वाली चीज़ आप भूल जाइए, मैंने करवानी है ये वाली चीज़ 70 नंबर का, तो ये वाली चीज़ें थी 70 नंबर वाली, ठीक है ना। तो अभी देखिए जो 70 नंबर की जो चीज़ें हैं ना, उसमें से क्या क्या पेपर आता है, जैसे 1-1 नंबर के सवाल आते हैं 5, तो कितने हो गए 5, 2-2 नंबर के सवाल आते हैं 7, कितने हो गए 14, और 3-3 नंबर के सवाल आते हैं 12, तो कितने हो गए 36, और 5-5 नंबर वाले सवाल आते हैं 3, तो कितने हो गए 15। तो टोटल कितने हो गए 19 और 36 कितने हो गए 19 और 36 कितने हो गए 55 और 15 कितने हो गए 70। तो ये वाला 70 नंबर का पेपर है। और बिल्कुल ये जैसे सीबीएसई वालों का सिलेबस पैटर्न होता है ना, उसी बेसिस पे ये 2 सालों पहले चेंज हुआ था ये पैटर्न, ठीक है ना। तो जैसे आप सीबीएसई वालों का पेपर आता है वैसे ही आपका पेपर आता है। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन अभी मैं आपको चीज़ बता देता हूँ लास्ट में। देखिए अभी तक मेरे को किसी स्टूडेंट ने अप्रोच नहीं करा है, ठीक है ना। तो तभी इसलिए मैं, अगर आपको क्या करोगे, अगर अप्रोच करोगे देन क्या करूँगा, मैं डेली लेक्चर्स लूँगा आपके। अगर आप अप्रोच नहीं करोगे तो बेटा बीच में क्या, मैं कोई हफ्ते के 1-2 लेक्चर्स, जब मेरे को टाइम लगेगा तो मैं वो वाले लेक्चर्स आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। बट अगर आप अप्रोच करोगे तो आपका फ़ायदा है, बिकॉज मैंने डेली लेक्चर अपलोड करना और आपने डेली पढ़ाई करनी और आपका काम आसानी से हो जाना, और डॉक्टर और इंजीनियर बनने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जानी, बढ़ जानी। तो ठीक है ना। तो आप मेरे को अप्रोच करोगे इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कर देना 8717046728, ठीक है ना। जितनी जल्दी हो जाएगा तो उतनी जल्दी हमारा काम स्टार्ट हो जाना। या तो कॉल कर देना, इस नंबर पे कॉल कर देना, ये कॉलिंग वाला नंबर है 7889365886। तो इस नंबर पे अप्रोच करना। अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, देख लेना अभी 12वीं क्लासों की क्लासेस चल रही हैं, उधर स्टूडेंट्स ने अप्रोच करा था तो उधर 15-20 बंदे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छे से उनको पूछ लेना, उनको देखिए लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। चैनल का नाम है हमारा जेके बोस एंड सीबीएसई केमिस्ट्री। तो इसी हम फिर व्हाट्सएप पे लाइव चैट भी करते हैं, ठीक है ना। प्रीमियर वीडियो आती है हमारी, तो उधर हम चैट भी करते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें हो गई, ठीक है ना। उनको पूछ लेना, ठीक है ना, अपने सीनियर्स को, तो कैसे कैसे हम आपकी पढ़ाई हो रही है तो देख लेना। फिर हम टेस्ट देते हैं उधर, ये वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने अप्रोच करा था तो आपको भी अप्रोच करना पड़ेगा। अगर आप अप्रोच नहीं करोगे तो आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आपने ज़्यादा लेट हो जाना, फिर ऑफलाइन में ही पढ़ना पड़ेगा। अभी पता नहीं कब लॉकडाउन खुलना है, ठीक है ना, कोई पता थोड़ी ना। तो इसलिए आपने पढ़ाई सफ़र नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपसे मैं बोलता हूँ कि जल्दी अप्रोच करिए और जल्दी हम पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई जी। ओके, थैंक यू।